नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक वरिष्ठ नागरिक जो कि बहुत सारी प्रतिभाएं उनके अंदर समाहित हैं। चलिए मिलते हैं डॉक्टर एस.के. दुबे जी से। नमस्कार दुबे जी। नमस्कार दुबे जी, आप इस साक्षात्कार की शुरुआत संक्षिप्त परिचय से कीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डॉक्टर एस.के. दुबे, सेवानिवृत्त पुरातत्व अधिकारी, झांसी मंडल। मैं प्रयागराज के गांव सुदनीपुर कला का निवासी हूं और मैं झांसी में 98 से यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। और उसके पहले कहाँ रहे आप? उसके पहले मैं 8 वर्ष उत्तराखंड में रहा। अल्मोड़ा मेरी पोस्टिंग रही। अल्मोड़ा में आपने कुछ विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की थी, उनका उल्लेख कीजिए। हाँ, उत्तराखंड मेरे लिए एक प्रकार से मेरी कर्मभूमि रही जी, क्योंकि वर्कशॉप रही। और शुरू में उत्तराखंड मेरी पोस्टिंग हुई तो ये अच्छा लगा कि वहाँ हिमालय में भ्रमण करने का मौका मिलेगा। और उसमें मेरा वजन करीब 82 किलो था। अच्छा। तो वो मेरे कार्य में आड़े आ रहा था, परंतु वहाँ के क्लाइमेट ने, वहाँ की जो चलना फिरने की जो ऐसी प्रक्रिया रही है कि वो मेरा करीब 2 महीने में मेरा 20 किलो वजन कम हो गया। अच्छा। 62 किलो हो गया जी। तो जब मैं वहां से आया तो लोगों ने कहा कि आपका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हो गया। अच्छा। लोग प्रमोशन पा के मोटे हो जाते हैं, आप पतले हो गए हैं। तो उस प्रकार से क्लाइमेट ऐसा रहा कि उसने मुझे अपने हिसाब से ढाल दिया और मैंने वहाँ बहुत काम करने का मुझे बहुत मौका मिला जी। क्योंकि जो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु है जी, और वहाँ की जो चढ़ाई उतराई, बड़े बड़े पहाड़ हैं जी। उनको देख अच्छे से लोगों की हिम्मत, शारीरिक श्रम ज्यादा है, बहुत श्रम है। तो लोग जनरली देखा मैंने कि जो अधिकारी वहां जाते थे जी, वो लोग शारीरिक श्रम करने से बचते थे। मैंने कहा नहीं, ये उम्र और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा मुझे। तो मैंने बखूबी कार्य किया और आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे कि एक दिन मैं ऐसी यात्रा गया जो कि लगभग 42 किलोमीटर मुझे चलना पड़ गया निरंतर। मुझे मालूम एक ही दिन। अच्छा। मुझे ये पता नहीं था कि इतना दूर होगा। जब मैं करीब 4 बजे भोर में यात्रा स्टार्ट किया मैंने जी। और शाम को 6:30 बजे मैं अपने जहाँ जाना था वहां पहुंचा तो लोगों ने पूछा वहां कि आपने रात में विश्राम कहाँ किया? बीच में। मैंने कहा कहीं मैं सीधे आ रहा हूँ। उनको ताज्जुब हुआ कि हम लोग जो मूल निवासी हैं वो लोग, हम वहां से आते हैं तो बीच में एक दिन एक रात ब्रेक करते हैं, तब जाकर पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार से, और वहाँ वो बड़ा अनटच इलाका था जी। अनटच इलाके में ऐसी हम लोगों ने खोज की जो कि लोग ताज्जुब करते हैं, हमें भी ताज्जुब होता है कि ऐसी दुर्लभ चीजें वहां विद्यमान है। फिर झांसी में जब आप आए, हमारे यहाँ आपने बताया 98 में आप झांसी आ गए, तो झांसी में आपकी क्या उपलब्धियां रही? झांसी में एक्चुअली मुझे लोग डराते थे कि बुंदेलखंड बड़ा रुखा इलाका है, डकैतों का इलाका है, चोरी बदमाशी होती है, वहां क्यों पोस्टिंग ले रहे हैं? लेकिन मेरा हमेशा से एक चैलेंजिंग नेचर रहा है। मैंने कहा नहीं, वो इलाका अनटच है, वहाँ काम करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वही हुआ जी। मैंने यहाँ पर एक गांव का सर्वे किया, डिस्ट्रिक्ट झांसी के एक गांव का सर्वे किया, जालौन के एक गांव का सर्वे किया, ललितपुर के सर्वे किया गया, महोबा में सर्वे किया गया, हमीरपुर के 4 ब्लॉकों का हम लोगों ने सर्वे किया जी। तो यहाँ देखा कि बुंदेलखंड तो बहुत ही अद्भुत है जी। यहाँ तो यहाँ पुरावशेष, ऐसी दुर्लभ मूर्तियां, मंदिर, किले, गढ़ियां और झीलें, हाँ, बहुत धनी है जी। जिसकी कि मुझे कल्पना नहीं थी। जैसा लोग बोलते हैं बुंदेलखंड बड़ा उजाड़ है, लेकिन बुंदेलखंड आज से हजारों वर्ष पहले इतना एडवांस था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते जी। तो ये चीजों को हमको लाने का मौका मिला और फिर हमें लगा कि तमाम चीजें ऐसी भी हैं जिनको साइंटिफिक प्रूव करने की आवश्यकता है जी। तो इस क्रम में हमारे विभाग ने कालपी में एक उत्खनन कराया था जी। ये वर्ष 2001 की बात है जी। वहाँ यमुना की कगार पर हमने जो पुरातत्विक साइंटिफिक एक्सकर्शन किया था, वहां से हमको 45,000 वर्ष पुराने हाथी, उदबिलाव, दरियाई घोड़ा, इनके अवशेष हमको प्राप्त हुए। अच्छा। और हाथी का दांत तो 12 फीट लंबा था। 12 फीट लंबा जी। तो इससे ये लगता है कि आज से 45,000 वर्ष पहले बुंदेलखंड में हाथी भी थे और इतने विशालकाय थे कि जिनके एक दांत 12 फीट का है, तो हाथी कितना बड़ा रहा होगा जी। दुबे जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये
कि आप का एक और इम्पोर्टेंट फीचर और है जो आप बांसुरी भी बजाते हैं। हाँ, मुझे ये शौक कहाँ से आपको? मुझे बांसुरी के अलावा मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक था। अच्छा अच्छा। पेंटिंग मैं बनाता था, लेकिन बाद में देखा कि पेंटिंग का कार्य जो है टाइम टेकिंग बहुत होता है, इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया। उसके अलावा मुझे रेसलिंग का बड़ा शौक था। अच्छा, रेसलिंग, कुश्ती में बहुत अच्छी लड़ता था। और ये कहाँ से आपके अंदर जज्बा आया? ये मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा अच्छा। और वो बड़े जमींदार के बच्चे थे जी। और उनको कुश्ती का बहुत शौक था। अच्छा। वो चाहते थे कि भाई मेरे घर में जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी फिट रहे, वर्जिश करे, और जहाँ निकले लगे कि हाँ कोई बंदा जा रहा है। जी, जी, जी। तो उस शौक जज्बे ने मुझे एक रेसलर का शौकिया बना दिया मुझे। तो वो मतलब शौकिया रहा, शौकिया उसमें और कुछ नहीं, कहीं बांसुरी का आपके पास ये जो शौक आया, इसकी कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? बांसुरी भी मेरे गांव में कई लोग थे अच्छी बांसुरी बजाते थे जी, तो उनको सुन करके हमें भी लगा कि हमको भी सीखना चाहिए जी। तो बाद में फिर वही अभ्यास करते करते मैंने प्रैक्टिस किया जी। और फिर मुझे बड़ा शौक था, चूंकि मेरा इलाका प्रयागराज का गांव है, वहाँ आम के बहुत बड़े बगीचे थे। अच्छा अच्छा। तो मैं मोस्टली आम के पेड़ों पर बैठ के बांसुरी बजाया करता था। अच्छा अच्छा, आमोबा की डाल में। अच्छा अच्छा। तो एक फीलिंग होती थी कि कृष्ण भगवान बजाते हैं। किसने सिखाया नहीं आपको, अपने आप ही आने हाँ, लगा? नहीं, कोई कहीं नहीं सीखा, मैंने अपने आप सीखा। बाद में मुझे अभी 1 वर्ष से पहले यहाँ झांसी में एक हमारे श्री लतीफ भाई जो कलाकार हैं, वो बांसुरी वादक हैं। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जी जी। और उन्होंने कुछ और हमको गुरु टिप्स दिए जिससे मुझे निखार आया। अच्छा अच्छा। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी बांसुरी का आनंद अवश्य अवश्य अवश्य। जी। बांसुरी छोटी भी होती है जी, और बड़ी बड़ी भी बांसुरी है। जी जी, दोनों का आप क्रम से। हाँ जी जी, मैं छोटी कोई सुनाता धुन हूँ सुनाइए जी। हालांकि हम लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जी। फिर भी एक स्वांत सुख है जी। बहुत शानदार, लाजवाब। तो भाई जी, बांसुरी आपको खुद अपने आप प्रैक्टिस करने से आई, तो बांसुरी का आपके विभाग में भी कोई रोल रहा? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो एक साथ क्रम से चलती हैं। नहीं, एक्चुअली संस्कृत विभाग तो था हमारा जी, लेकिन उसमें कहीं इसका कोई रोल नहीं रहा जी। ये केवल एक स्वांत सुख है रही कि अपने बजा करके समय पास करता हूँ। मैं अगर ये मानूं कि जैसे आपका संबंध ज्यादातर वन और जंगल से होता है और बांसुरी चूंकि इजी कैरी की जा सकती है, तो ये आपके सुख का कारण होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जब उत्तराखंड में था तो हम लोग जाते थे पहाड़ों में, वहां बैठ के आराम से बजाते थे और अच्छा, हमको भी अच्छा लगता था और सुनने वालों को भी अच्छा लगता था। तो हम चाहेंगे आपकी जो बड़ी बांसुरी मैं देख रहा हूँ, इस पर भी 1-2 धुन आप हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। हालांकि ये बांसुरी क्लासिकल के लिए होती है। जी जी जी।
बहुत शानदार, लाजवाब। छोटी और बड़ी बांसुरी में अगर सादा भाषा में पूछा जाए तो क्या फर्क होता है, अगर दर्शक जानना चाहें तो? एक्चुअली छोटी बांसुरी ये मीठी आवाज उसमें होती है, अच्छा, और अपने को भी अच्छी लगती है, बाहर वालों को, सुनने वालों को अच्छी लगती है। और बड़ी बांसुरी ये क्लासिकल के लिए होती है। इसमें क्या कि तार सप्तक में अगर आप बजाएं, ऊपर हाई स्केल बजाएंगे तो बड़े आराम से बजती है। और प्रैक्टिस के लिए शास्त्रीय संगीत जो होता है, शास्त्रीय संगीत होता है, उसमें प्रैक्टिस के लिए ये बड़ी बांसुरी बहुत अच्छी होती है। जी जी। दुबे जी, आप पुरातत्व विभाग में आए, इसकी कोई खास वजह? एक्चुअली मेरे पिताजी इसी विभाग में थे। वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में द्वारका जी में पोस्टिंग थे उनकी, लेकिन उनके असामयिक निधन के कारण मैं उसमें हाई स्कूल पास किया था जी, तो मुझे क्लरिकल जॉब मिला जी। तो उसके बाद फिर मैं वहीं, मेरी पोस्टिंग सांची में हुई, जो अच्छा, भोपाल के पास? हाँ, विश्व प्रसिद्ध स्तूप जी, सांची में, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई जी। तो वहाँ से मैंने प्राइवेटली इंटर, बीए, एमए, पीएचडी सारा कुछ मैंने वहाँ से प्राइवेट किया। अच्छा, मुख्यतः नींव आपकी वहाँ बनी? जी जी। अच्छा। और उसी दौरान चूंकि लाइबिलिटी थी, मेरे जो छोटे भाई थे, मेरे कजिन भी थे, वो भी हमारे साथ वहीं सांची में आके वहाँ उन्होंने अपना ध्यान किया और बाद में अच्छे अच्छे पदों को उन्होंने प्राप्त किया। और इस प्रकार से मेरा उसमें आगमन हुआ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। फिर एक हॉबी आ गई कि भाई इसमें कुछ काम करना है जी। फिर मैंने पढ़ाई को जारी किया जी। और बाद में मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अल्मोड़ा में पोस्टिंग मेरी हुई। तो फिर तो क्रम चलता रहा। हाँ। और बड़े मजे की बात है कि इत्तेफाक की बात है कि मेरे भाई, मेरी दो बेटियां जी, वो भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा, वो सब इसी विभाग से? सब इसी विभाग में। उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने ऑप्ट किया कि हम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेंगे, जी जी, हम तो आर्कियोलॉजी में जाएंगे। और भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरी बड़ी बेटी मेरे विभाग में डायरेक्टर बनी। अरे वाह। और जब मैं सितंबर को भी 2022 में रिटायर हुआ जी, तो उसी के हाथों से मुझे रिटायरमेट मिला। अरे वाह, ये तो बड़े गौरव की बात हाँ, है। मेरी बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। और मेरा छोटा बेटा वो सिविल सर्विस में है, 2016 बैच का है जी, वो ऑडिट अकाउंट सर्विस में है जी। और मेरी बहू जानवी तिवारी जी, वो IRAS है, इस समय मुंबई में वेस्टर्न रेलवे में पोस्टिंग। अच्छा अच्छा। तो भाई जी, बांसुरी एक ऐसा मीठा वाद्य यंत्र है जो हर किसी को लुभाता है। इस विधा को आपने अपने जीवन में बचाने के लिए कोई उत्तराधिकारी चुना है? एक्चुअली सर, ये क्या कि संगीत तो देखा मैंने गॉड गिफ्टेड होता है जी। मेरा जो छोटा बेटा है जी, उसको भी अभी कुछ वर्षों से बांसुरी का शौक लगा है। हाँ, तो वो भी अभ्यास कर रहे हैं, अच्छी बजा रहे हैं। जी जी, तो मुझे सुकून है कि कम से कम ये मैं उनको दे सका हूँ। जी जी, उनको खुद मतलब उनको एक अवेयर हुए, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। और बाकी मैं हारमोनियम भी बजाता हूँ जी, लेकिन हारमोनियम फिर जब से बांसुरी मैंने शुरू किया जी, तो फिर हारमोनियम मेरा सेकेंडरी होता गया। जी। दुबे जी, आपका पुरातत्व विभाग से जुड़ाव है और आपके पूरे परिवार का भी रहा है, तो आपका लेखन में भी रुचि रही होगी, क्योंकि बिना शोध के तो कुछ होता ही नहीं। जी, लेखन में तो बहुत जबरदस्त रुचि है मेरी। जी, मेरी अभी कम से कम करीब 4 पुस्तकें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, जी, जिनमें मोस्टली ये सर्वेक्षण रिपोर्ट्स हैं। जी, 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 और अभी मैं जन सामान्य के लिए मेरी करीब 1 दर्जन किताबें हैं, जी, अभी लाइन पे हैं, धीरे धीरे उनको पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि सेवा काल में जरा सा मौका नहीं मिला मुझे जी। कि मैं कोई ऐसी पुस्तक लिख सकूं जो पब्लिक के लिए भी काम आए। जी, जी। और समय की बाध्यता भी, समय की बाध्यता रही है, लेकिन अब मैं बड़ा फ्री हो गया हूँ तो मैं धीरे धीरे करके उन किताबों को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। तो मैं उम्मीद करूं कि 2023 के अंत तक कुछ नया धमाका आप जरूर करेंगे। अवश्य। बस मुझे एक जो है आम पर्यटक के लिए मैं लिख रहा हूँ, वो 2023 तक कुछ एक किताब मेरी जरूर आएगी। तो जी, जैसा कि आप चूंकि पर्यटन से जुड़े हुए हैं, लोग आमतौर पर हमने देखा है घूमने जाते हैं, लेकिन उसके बारे में पहले पूर्व जानकारी लेके नहीं जाती, जिसकी वजह से वो पूरा आनंद नहीं उठाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पर्यटकों? बिल्कुल सही बात है। इस मामले में जो हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं वो पूरा अध्ययन करके आते हैं। हाँ। कई बार देखा कि उनको अगर हम कुछ बताने जा रहे हैं तो हमको बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है। उनको हम मिसगाइड नहीं कर सकते हैं जी। और जो हमारे भारतीय पर्यटक हैं उनमें अब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो नेट से लेकर के जाते हैं तो जानकारी लेते हैं। लेकिन ये है कि किसी भी स्थल के बारे में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको एक प्री प्लान कर जाना चाहिए
और वहाँ के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हाँ, उसका कल्चर, संस्कृति, सब कुछ बारे में अगर पता नहीं है, आमतौर पर लोग बच्चों को लेके जाते हैं और वो एक बस वहाँ खान पान पर ज्यादा ध्यान देते, वहाँ के बारे में जानकारी जी, वो पिकनिक स्पॉट, पिकनिक टाइप बना के चले जाते हैं जी। तो उसमें क्या है कि उन बच्चों को भी जहाँ भी जाएं उनको भी थोड़ा अवेयर करने की आवश्यकता है, वो ज्ञान मिलता है। क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत फेस किया है। जी जी। जब मेरे बेटे का सिविल सर्विस में इंटरव्यू था जी, तब मैंने देखा कि इसकी कितनी आवश्यकता होती है। अच्छा। इसलिए अब मैं जहाँ भी लेक्चर देने जाता हूँ बच्चों को कहता हूँ कि आप जहाँ भी भ्रमण कर जाइए और अवश्य जाइए आसपास जहाँ संभव हो सके, और उसके बारे में आप जो है डिटेल में जितनी जानकारी हो सके वो जरूर रखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आपको एक महीने में नहीं हो सकती हैं। जी। इसलिए आप जब धीरे धीरे क्रम करते रहेंगे तो आपको अपनी लाइफ में, आपके इंटरव्यूज में और आपके सोशल लाइफ में, हाँ, ज्ञान तो रोशनी है, कहीं ना कहीं फायदा देता ही है, कहीं भी ज्ञान मिलता है। और पर्यटन के लिए मैंने काफी यहाँ प्रयास किया। यहाँ बड़ी समस्या थी झांसी में कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे, टूरिस्ट आते थे, वो सीधा ओरछा आए, उसके बाद सीधा निकल गए लोग, खजुराहो चले गए। जी। तो मैंने प्रयास किया कि रास्ते में जो स्पॉट्स हैं, जैसे बरुआ किला है जी, मैंने लोगों से, जो वहाँ गाइड्स थे, टूर ऑपरेटर थे, उनसे मिल करके मैंने प्रयास किया कि जो टूरिस्ट जा रहे हैं, खजुराहो जा रहे हैं, उनको इतना सुंदर किला है, जराई का मठ है, उसको दिखाते हुए जाइए। तब उन्होंने इस बात को समझा और अब धीरे धीरे वहाँ पर भी विदेशियों का, देशी उनका टूरिस्ट का एक फ्लो बढ़ गया है। हालांकि इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत ज्यादा सजग है पर्यटन के संदर्भ में। जी, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत पर्यटन काम कर रही है और जो इसमें वर्तमान कल्चर सेक्रेटरी साहब हैं वो तो अद्भुत काम कर रहे हैं पर्यटन की दिशा में। जो हमारे कल्चर मिनिस्टर साहब हैं वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अब ये हमारा विशेषकर बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या काशी तो ही है, लेकिन बुंदेलखंड पर बड़ा फोकस हो रहा है और विशेष करके जो किले हमारे जो हैं, जो लुप्त होते जा रहे हैं, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अभी केवल जानते हैं कि किले माने राजस्थान में किले होते हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में तो तमाम किले हैं। तो सरकार का फोकस है कि इन किलों को प्रमोट करके इनको भी जो है, अभी जो हमारा ये जो चित्रकूट हाईवे निकल रहा है, एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उससे आसपास जितने भी किले हैं उनका भी सरकार विकास करने में लगी हुई है। बिल्कुल। दवे जी, इन दिनों ये भी देखा गया है कि लोग पर्यटन स्थल पे जाते हैं और वहाँ पे मोर्नामेंट्स या मूर्तियाँ उन पर क्षति पहुँचा के आते हैं, उल्टे सीधे अपने पसंदीदा लोगों के नाम लिख के आते हैं। ऐसे लोगों को आप कैसे संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि ये नुकसान पहुँचाते हैं धरोहर पर, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो हमारे विदेशी बंधु आते हैं वो देख के हंसते हैं पर कि ये हम लोग कितने फुलिश हैं कि अपनी धरोहर को हम खुद ही ग्रो कर रहे हैं। मैं तो जहाँ भी बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम में जाता हूँ उनको ये शिक्षा देता हूँ, उनको मैं प्रेरणा देता हूँ कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी मॉन्यूमेंट देखने जाएं, न अपना नाम लिखें, कुछ भी न लिखें वहाँ पर, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको मना करें, रोकें, क्योंकि ये हमारी धरोहर ऐसी अमूल धरोहर है। क्योंकि इनको देखने के लिए हमारे विदेशी बंधु हजारों डॉलर खर्च करके यहाँ आते हैं। दुबे जी, बंजारा बीट एक अलग हटके एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है। कुछ आप जैसे इंस्पिरेशन देने वाले व्यक्तित्वों को हम जोड़ते हैं। हमारे दर्शकों को आप कुछ अपने तरीके से संदेश भी दीजिए और चलते चलते एक बांसुरी की एक सुंदर सी धुन भी सुनाइए। मित्रों, बंजारा बीट्स का कंट्रीब्यूशन अद्भुत है, क्योंकि ये एक प्रकार से इनका नॉन प्रोफेशनल मामला है और इसीलिए जो कलाकार हमारे, जो हिडन कलाकार हैं, जिनके बारे में उनके आस पड़ोसी भी नहीं जानते हैं, उनको भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इनके कार्यक्रम को अवश्य देखिए और ये नायाब जो कहते हैं कि गुदड़ी की जो लाल होते हैं, शिपे होते हैं, उनको बाहर लाने का और हम सब आपसे परिचय कराने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भाई हमारे खरे जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए हम सभी लोग बहुत उनके शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत ही उनका हम एहसान मानते हैं कि इतना कीमती समय निकाल करके वो जगह जगह जा करके गाँव से छिपे छिपे कलाकारों को, जो रिमोट से तमाम चीज़ों को ला कर यहाँ हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि चलते चलते आपकी मीठी बांसुरी की तान एक बार हो जाए। जरूर जरूर जरूर।
लाजवाब, बहुत शानदार आपकी धुन है। तो ये थे डॉक्टर SK दुबे जी, जो अपनी मीठी तान के साथ अपने जीवन की बहुत सारी गतिविधियां या कहिए बहुत सारे संस्मरण बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।